हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल है डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेके, जिसमें कि इंडिया का 53rd पोजीशन आया है। इंडिया फॉल्स टू 53rd पोजीशन इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल है क्या, इंडिया के लिए इस आर्टिकल के बाद इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इस आर्टिकल में इंडिया का जो 53rd रैंक है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में पूरे आर्टिकल को डिटेल में जानने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडिया 2 प्लेस नीचे गिरकर लुढ़क कर अब 53rd पोजीशन पे आ गया है 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में। और दोस्तों, ये जो रैंकिंग है वो 167 कंट्रीज का बन के आता है। और कौन सी, मतलब EIU का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि जो ये यूनिट है, यही यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग को ये जारी करते हैं, जिसमें कि इंडिया का 53rd पोजीशन है। और दोस्तों, अगर वहीं हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो उनके मुकाबले इंडिया का जो रैंक है वो हाईयर है। इंडिया इज रैंक्ड हाईयर देन मोस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री। तो पड़ोसी मुल्कों की अगर हम बात करें तो उनके मुकाबले भारत का रैंकिंग हाईयर है, लेकिन फिर भी इंडिया 53rd पोजीशन पे है 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स के रैंकिंग में। और दोस्तों, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, तो ये रैंकिंग जारी करते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। दोस्तों, इंडिया का जो स्कोर है वो 2020 में आया है 6.61। 2019 में 6.9 था, यानी कि हमको 2019 के मुकाबले कम मिला है स्कोर। दोस्तों, यहाँ पे जो स्कोर मिलता है किसी भी कंट्री को इस इंडेक्स में, वो 10 में से दिया जाता है। मतलब कई सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनका एवरेज लेके सब में हर पैरामीटर में 10 में से नंबर मिलता है। देन उसका एवरेज निकाल के जो टोटल मार्क्स हमको स्कोर मिलता है किसी कंट्री को, वो भी 10 में से ही दिया जाता है। तो 2019 में हमको मिला था 6.9, और 2020 में हमको मिला है 6.61, यानी कि हमारा जो स्कोर है वो कम हुआ है। और टोटल कंट्रीज यहाँ पे 167 कंट्रीज का पूरा रैंकिंग जारी किया जाता है। अब दोस्तों, 2014 की बात करें अगर हम 6 साल पहले की, तो 2014 में जो हमारा स्कोर था वो एक पीक पे था, 7.92 था। और हमारा जो रैंकिंग था उस वक्त वो था 27, यानी कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में 27वें नंबर पे थे। लेकिन दोस्तों, 2020 आते आते हमारा स्कोर जो है वो 7.92 से कम होकर 6.61 हो गया है, और हमारा रैंकिंग जो है वो 27 से लुढ़क के हम लोग 53 पे आ गए हैं। यानी कि हमारा रैंकिंग भी खराब हुआ है और हमारा स्कोर भी कम हुआ है। अब दोस्तों, डेमोक्रेसी के इंडेक्स में अगर किसी कंट्री का रैंकिंग जो है वो नीचे की तरफ लुढ़क रहा हो और उसका स्कोर भी कम हो रहा हो आउट ऑफ 10, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि उस कंट्री में जो डेमोक्रेटिक राइट हैं जो वहाँ के सिटीजन्स के हैं, या फिर जो सिविल लिबर्टी है, कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है, जिस वजह से उस कंट्री का रैंकिंग और जो उसका स्कोर है वो कम हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इस CAA और NRC की भी उन्होंने बात किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस अ रिलीजियस एलिमेंट टू द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पे सिटीजनशिप की बात हो रही है, इन्होंने डायरेक्टली CAA NRC की उन्होंने बात नहीं की है, बट उन्होंने यहाँ पे रिलीजियस वर्ड यूज किया है, रिलीजियस एलिमेंट यूज किया है। तो यानी कि डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जितने भी रिलीजन होते हैं उनको इक्वल माना जाता है। तो अगर इस गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेती है जहाँ पर रिलीजन के बेस पे लिया जा रहा है, तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ माना जाता है। तो इस जो यूनिट है ये EIU, उन्होंने इस बात की भी उन्होंने चर्चा की है। अब 2019 में इंडिया का जो रैंक था वो 51 था, यानी कि 2 पोजीशन हम और स्लिप किए हैं। इस साल हमारा जो रैंकिंग है वो 53 हो गया है। अब मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडिया के जो नेबर्स है उनका रैंकिंग इंडिया से भी बदतर है। श्रीलंका की बात करें तो वो 68th पोजीशन पे है, बांग्लादेश 76 पोजीशन पे है, भूटान 84 पे है, पाकिस्तान 105 पे है, और अफगानिस्तान जो है वो बहुत नीचे है, 139 पे है। यानी कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो उनके मुकाबले हमारा रैंकिंग बेहतर है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया एज मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस हिसाब से इंडिया का रैंकिंग काफ़ी कम है, और 2014 से वो रैंकिंग और नीचे गिरता जा रहा है।
दोस्तों नॉर्वे ने इस रैंकिंग को, डेमोक्रेसी इंडेक्स के रैंकिंग में नॉर्वे टॉप किया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है। और दोस्तों आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा ये टॉप 5 में है, यानी कि फर्स्ट पे है नॉर्वे, सेकंड पे है आइसलैंड, थर्ड पे है स्वीडन, फोर्थ पे है न्यूजीलैंड और फिफ्थ पे है कनाडा। तो दोस्तों ये है टॉप 5 कंट्रीज इन डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट या रैंकिंग में। अब दोस्तों अभी मैंने बताया कि कुल मिला के 167 देशों का ये रैंकिंग बन के आता है, जिसमें से भारत का 53 पे है। अब इसमें 23 कंट्रीज को फुल डेमोक्रेसी माना गया है, ठीक है दोस्तों। 52 कंट्रीज को फ्लॉड डेमोक्रेसी माना गया है, 35 कंट्रीज को हाइब्रिड रेजिम्स माना गया है और 57 को ऑथराइटेशन रेजिम्स माना गया है। अब दोस्तों ये फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम्स ये क्या होते हैं, इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे अच्छे से। इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है अलॉन्ग विद द कंट्रीज सच एज द यूएस, फ्रांस, बेल्जियम एंड ब्राज़ील। इन देशों के साथ इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में रखा गया है। अब फुल डेमोक्रेसी और फ्लॉड डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, वीडियो में हम इसका आगे जानने वाले हैं। अब दोस्तों फुल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, तो फुल डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग, आम लोग रहते हैं, उनके सिविल लिबर्टीज़ को और उनके फंडामेंटल जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है और रेनफोर्स किया जाता है। क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है और रेनफोर्स किया जाता है। यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी तरीके का सरकार का दबाव नहीं है यहाँ के जुडिशरी पे। मीडिया भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि मीडिया किसी तरीके के दबाव में नहीं है किसी पार्टी के या रूलिंग पार्टी या जो वहाँ की सरकार है। और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसमें बहुत कम प्रॉब्लम आता है, यानी कि स्मूथ तरीके से वो देश, वहाँ पे जो सरकार है वो फंक्शन कर रही होती है। तो ऐसे देशों को फुल डेमोक्रेसी माना जाता है। फ्लॉड डेमोक्रेसी, जिसमें कि जिस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है, तो दोस्तों इस डेमोक्रेसी का क्या खासियत है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होते हैं। चलिए इसमें तो हम भी देखते हैं कि इंडिया में एज इलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में भी फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे बेसिक सिविल लिबर्टीज है वो ऑनर किया जाता है, मतलब उसको तवज्जो दिया जाता है, बट उसके साथ इशू हमेशा बना रहता है। जैसे दोस्तों अभी हमारे देश में जो फार्मर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक और उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाता है, बट फिर उनको कई तरीके के सरकार की तरफ से दिक्कत दी जाती है। जैसे अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि उनको वाटर सप्लाई उनका रोक दिया गया है। उनका जो जब 26 रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी के बाद जब इस कुछ ऐसे न्यूज़ आए थे तो इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था कुछ एरिया में 3-3 दिन के लिए, दिल्ली में भी करीब 24 घंटों के लिए कर दिया गया था। तो कुछ इश्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिविल लिबर्टी छीन लिया जाता है, बट उसके साथ कुछ इश्यूज रहते हैं। और ये देखा गया है कि जो फ्लॉड डेमोक्रेसी होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया भी इसी कैटेगरी में है, तो यहाँ पे माइनर सेपरेशन किया जाता है जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होते हैं और जो सरकार के क्रिटिक्स होते हैं, यानी कि जो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। अगेंस्ट इन द सेंस कि वो सरकार से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, नॉट, जरूरी नहीं है कि वो एंटी नेशनल हो। अगेंस्ट बोलने का मतलब है, मतलब वो सरकार से खुश नहीं है तो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, या उनसे खुश ना होकर, उनसे सेटिस्फाई ना होकर उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये देखा जाता है कि और पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो पार्टीज होती है उनको थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है और क्रिटिक्स को। इंडिया में भी आप अभी देख सकते हैं ये। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको अंडर डेवलप माना जाता है एज कम्पेयर टू द फुल डेमोक्रेसी। और लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, यानी कि इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है उसको आप ठीक ठाक कह सकते हैं, बट अभी लेडीज़ का जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो अभी थोड़ा कम है, तो यहाँ पे लो लेवल विद रिस्पेक्ट टू फीमेल हम मान सकते हैं। और क्योंकि ये फुल डेमोक्रेसी नहीं है, कभी कभार जो सिविल लिबर्टीज़ हैं वो सिटीजन्स का, आम लोगों का छीन लिया जाता है। कभी मीडिया पे प्रेशर बनाया जाता है, तो कभी सप्रेस किया जाता है, माइनर सप्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन जो है और क्रिटिक्स को। तो इसलिए जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है उसमें हमेशा इशू कोई ना कोई बना रहता है। अब दोस्तों हाइब्रिड रेजिम्स क्या है, तो यहाँ पे आप न्यूज़ हमेशा सुनेंगे कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ, यानी कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, उसमें कुछ घपला किया जा रहा है। और प्रेशर अप्लाई किया जाता है हर वक्त पॉलिटिकल ऑपोजिशन पे। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होता है, वाइड स्प्रेड करप्शन होता है वहाँ पे। और मीडिया को हैरेस किया जाता है, प्रेशर उस पर डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है।
और यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अंडर डेवलप्ड होता है एज लाइक फ्लॉड डेमोक्रेसी। और यहाँ पे भी लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, यानी कि इन कंट्रीज में हाइब्रिड रेजिम्स में हर किसी को पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे राइट नहीं होता है, कहीं रेस के बेस पे तो कहीं रिलीजन के बेस पे तो कहीं इकोनॉमी के बेस पे उनको वोटिंग राइट या फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट नहीं होता है। ऐसे कई देश हैं, उसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में हम जान लेंगे। दोस्तों लास्ट जो इसमें कैटेगरी है वो है ऑथोरिटेरियन रेजाइम्स। अब यहाँ पे ये किस तरीके का रेजाइम्स होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप मान सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की होता है या आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। अब इसका सबसे एग्जांपल जो, अगर आपको बड़ा एग्जांपल लेना है तो आप इसका एग्जांपल चाइना ले सकते हैं। चाइना अपने आप को कहता है कि वो डेमोक्रेसी है, पर दोस्तों एक तरीके से वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। किसका डिक्टेटरशिप है, तो दोस्तों वहाँ पे सी जिनपिंग है। उस चाइना में सिर्फ अगर किसी का चलता है तो सी जिनपिंग का ही चलता है। दोस्तों यहाँ पे सिविल लिबर्टीज को एब्यूज किया जाता है, यानी कि जो सिटीजन है उनको सिविल लिबर्टीज जब चाहे सरकार छीन सकती है। और इलेक्शंस अगर होते हैं तो वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं। इन कंट्रीज में इलेक्शन पहली बात की होते नहीं है, और अगर हो भी रहे हो तो सरकार यहाँ पे कोई ना कोई हथकंडा अपना के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देती है। और जो मीडिया होती है वो स्टेट ऑन होती है, यानी कि मीडिया जो होती है वो सरकार के कंट्रोल में होती है या फिर जो रूलिंग पार्टी होते हैं उनमें कोई ग्रुप्स है उससे एसोसिएटेड है। अब दोस्तों आपने ग्लोबल टाइम्स का हर वक्त न्यूज़ में सुना होगा, तो ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़ है, न्यूज़ पेपर है, तो वो चाइना का माउथपीस कहा जाता है, यानी कि सरकार उसको कंट्रोल करती है। और जुडिशरी वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसका आप एग्जांपल रशिया का भी ले सकते हैं। वहाँ पे कई बार ये देखा जाता है कि जो ऑपोजिशन लीडर है या जो पुतिन के क्रिटिक्स हैं, तो जब उनका ट्रायल होता है तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो वही फैसला सुनाते हैं जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं। तो रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चीन, ऐसे देशों में दोस्तों जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, सरकार के ही कंट्रोल में होता है। तो आपने एक बार समझ लिया होगा कि फुल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, फ्लॉ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, हाइब्रिड रेजिम्स का क्या मतलब है और ऑथोरिटेरियन रेजिम्स का क्या मतलब है। दोस्तों इंडिया को फ्लॉ डेमोक्रेसी में रखा गया है। अब एक बार हम इस मैप को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 4 कैटेगरी अभी मैंने बताया कि 167 कंट्रीज को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था फुल डेमोक्रेसी, दूसरा फ्लॉ डेमोक्रेसी, तीसरा हाइब्रिड रेजिम्स और चौथा था ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। तो इनको कलर से डिनोट किया गया है। देखिए दोस्तों जो फुल डेमोक्रेसीज है उनका कलर ग्रीन है, यानी कि जो भी आपको ग्रीन में कंट्रीज दिख रहे हैं, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन में, ये फुल डेमोक्रेसी हैं। फ्लॉ डेमोक्रेसी भी थोड़ा सा लाइट ग्रीन में है, यानी कि ये पार्ट आप कह सकते हैं ये सारा फ्लॉ डेमोक्रेसी है। इंडिया को देखिए लाइट ग्रीन में है इंडिया, तो इंडिया जो है वो फ्लॉ डेमोक्रेसी में है। वैसे ही हाइब्रिड और इनके जो कलर्स हैं वो डार्क होते जा रहे हैं। तो जितने भी ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे होंगे या रेड में या जो थोड़े डार्क कलर हैं वो सारे जो है वो ऑथोरिटेरियन या फिर हाइब्रिड रेजिम्स है, यानी कि एक तरीके से इस यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही कम है या न के बराबर है। और दोस्तों आप मैप देखकर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो फुल डेमोक्रेसी है और फ्लॉ डेमोक्रेसी है ये आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं, और इधर यूरोप में। यानी कि अगर हम फुल डेमोक्रेसी की बात करें या फ्लॉ डेमोक्रेसी की, यानी कि जहाँ पे सच में डेमोक्रेसी है, तो ये आपको साउथ अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। वहीं हाइब्रिड रेजिम्स या ऑथोरिटेरियन रेजिम्स की बात करें तो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसी के अंडर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और देन रशिया, यानी कि इनका कलर से भी पता आपको चल रहा है, क्योंकि रशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है, डिक्टेटरशिप है पूरा। रशिया में व्लादिमीर पुतिन है, चाइना में सी जिनपिंग है, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग है। ठीक है दोस्तों, और जो मिडिल ईस्ट है हमारा एशिया में, तो वहाँ पे भी जो इस्लामिक कंट्रीज है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी ना के बराबर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, यहाँ पे मोनार्की चलता है, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। और इवन अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी उतना नहीं है। तो इस वजह से आप अगर कलर पे ध्यान दें कि हाइब्रिड रेजिम्स और ऑथोरिटेरियन रेजिम्स सबसे ज़्यादा आपको किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा, तो ये आपको पूरा अफ्रीका एक तरीके से मान सकते हैं, मिडिल ईस्ट, एशिया और इधर पूरा ये रशिया एंड देन चाइना। अब दोस्तों यहाँ पे एक अभी हमने मैप देखा है, अब यहाँ पे एक बार डेटा जान लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के फुल डेमोक्रेसी 23 कंट्री हैं जिनको फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है। फ्लॉ डेमोक्रेसी है 52 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। हाइब्रिड रेजिम्स में
35 कंट्री को रखा गया है और ऑथोटेरियन रेजिम्स में 57 देशों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम 167 में से यहाँ पे परसेंटेज की बात किया कि 13.8% जो कंट्रीज हैं वो फुल डेमोक्रेसी हैं, 31.1% फ्लॉ डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रिजिम्स 21% है और ऑथोटेरियन रिजिम 34% है। और इन डेमोक्रेसीज में दुनिया का कितना जनसंख्या रहता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फुल डेमोक्रेसी में सिर्फ दुनिया के 8.5% लोग रहते हैं, जबकि 41% लोग जो हैं वो फ्लॉ डेमोक्रेसी और 35.6% लोग जो हैं वो ऑथोटेरियन रेजिम्स में रहते हैं। तो दोस्तों ये डेटा है और यहाँ पे आपको मैप के थ्रू समझाया गया था कि कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा कंट्री किस कैटेगरी में है। दोस्तों यहाँ पे ये टॉप 10 का लिस्ट है। तो फर्स्ट पे है नॉर्वे, सेकंड पे है आइसलैंड, थर्ड पे है स्वीडन, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे कनाडा, सिक्स्थ पे फिनलैंड, सेवन्थ पे डेनमार्क, 8 पे आयरलैंड, 9 पे ऑस्ट्रेलिया, 10 पे नीदरलैंड, 11 पे ताइवान है। दोस्तों इस लिस्ट में आपने मैप में भी देखा होगा कि ऊपर से एशिया का कोई कंट्री नहीं है, यूरोप है या फिर साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि मैप में भी आपने इधर मैंने अभी दिखाया था कि एशिया और अफ्रीका में तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं फुल डेमोक्रेसी या फ्लॉ डेमोक्रेसी, बहुत कम है। आपको ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे दिखेगा। अब दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स बनता है वो कुछ फैक्टर्स पे बनता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो है मोटा मोटी वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मेन 5 कैटेगरी को देखा जाता है इस पे डिपेंड पैरामीटर जो है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टीज। इन पांचों में से 10 में से स्कोर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि सब में इनको 10 में से स्कोर दिया गया है और फिर इन सब का एवरेज निकाल के टोटल ओवरऑल स्कोर बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो लिस्ट था अभी आपके सामने जो है ये टॉप 10 कंट्रीज का लिस्ट है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 से लेकर 60 तक का आपको मैं रैंकिंग दिखा रहा हूँ। ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना प्यारा भारत है इंडिया। ठीक है, प्यारा भारत यानी कि इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो है 53। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया को भी अलग अलग पैरामीटर में मार्क्स मिले हैं। तो ये देखिए पहला जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंडिया को मिला है 8.67, इसको आप बढ़िया मान सकते हैं आउट ऑफ 10। बैक जाते हैं फिर से, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया को मिला है 7.4, इसको भी आप एवरेज या गुड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो कहाँ पे है, देखिए लास्ट के जो 2 कॉलम है पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज, तो यहाँ पे आप इंडिया का स्कोर देखिए पॉलिटिकल कल्चर में और सिविल लिबर्टीज में, यानी कि 5 से 6 के बीच में है। अब दोस्तों सिविल लिबर्टी में अगर किसी इंडिया को 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सिविल लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको दबाया जा रहा है और ये 5 मार्क्स जो हमें मिले हैं 10 में से वो उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों इवन आप घाना जैसे देश को देख सकते हैं कि घाना को 6.5 मिला है, इंडिया को 5 मिला, यानी कि घाना जहाँ पे हमेशा वहाँ पे एक तरीके से सिविल वॉर हो रहा होता है, वहाँ पे भी सिविल लिबर्टी में उनको 6.25 मिला और हमें 5 मिला है। और दोस्तों इसी वजह से सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल कल्चर में जो हमको कम नंबर मिला है 5 और 5.59, इसी वजह से जो हमारा जो टोटल स्कोर है ना वो 6.61 पे रह गया है और पिछली बार से भी हम कम हो गए। पिछली बार हमारा था 6.91। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि दिखा रहा है इंडिया का यहाँ स्कोर में कि इंडिया का स्कोर यहाँ पे डाउन हुआ है 0.29 से, यानी कि 2020 यानी 2019 में हमारा जो स्कोर था वो 6.91 था और इस साल हमारा स्कोर जो है वो है 6.61। तो इन सभी में हमको नंबर मिले हैं और फिर सबको एवरेज निकाल कर ओवरऑल स्कोर 6.61 बना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों इसी तरीके का वीडियो मैं चैनल पे हर दिन लेकर आता रहता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।